हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी विज्ञान का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ का चैप्टर जो है रीड करेंगे, समझेंगे, साथ ही इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में पेज नंबर 1 से लेके 6 तक के चैप्टर को समझा, साथ ही पाठगत प्रश्नों के उत्तर भी सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर समझेंगे, साथ ही इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक नेम दिया गया है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था, तो जो है द्रव की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं में जल रह सकता है। तीसरी पहली अवस्था हो जाएगी ठोस, जैसे कि बर्फ अवस्था में रहता है ठोस अवस्था में। दूसरी द्रव की अवस्था है द्रव, जैसे जल, और गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। फिर अगली हेडिंग दी गई है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, इसे रीड करते हैं हम। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ के टुकड़े को छू रहा हो। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। तीसरे पॉइंट में होगा कि जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहे जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में प्रेक्षण परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। तो देखिए, आप इस क्रियाकलाप के माध्यम से जान सकते हैं कि जल की जो ठोस अवस्था बर्फ है वह जलीय अवस्था या गैसीय अवस्था तक कैसे परिवर्तित होती है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। फिर आगे का चैप्टर देखेंगे कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था में ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि क्रियाकलाप में जो लिखा गया है उसको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है। यहाँ पर है चित्र नंबर ए में दिया गया है कि बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया। बी नंबर में दिया गया है जल से जल वाष्प में बदलने की क्रिया। तो पहली ठोस से द्रव और दूसरी अवस्था दूसरे चित्र में जो है द्रव से गैस की अवस्था में प्रक्रिया को दर्शाया गया है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। तो गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक कहलाता है। फिर है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों संगलन की भी परिभाषा दी गई है। फिर आगे पे चैप्टर को रीड करेंगे। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे ही ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा की परिभाषा है। फिर गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को
बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो छुपी हुई ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर है यहाँ पर गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। तो प्रक्षुब्ध ऊष्मा की परिभाषा दी गई है। फिर है यहाँ पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आगे पर है चैप्टर कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर गलनांक की भी डेफिनेशन ऊपर पे देखा था। यहाँ क्वथनांक की डेफिनेशन है कि वह वायुमंडलीय दाब जिस पर द्रव उबलने लगता हो उसे द्रव का जो है द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273-100 बराबर 373 केल्विन तापमान के बराबर होता है। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन तापमान बराबर होता है। ये तापमान मापने की अलग अलग यूनिट है। फिर है क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को शीतलता कहते हैं। फिर इसमें ऊष्मा जो है निकलती है। फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में भी जो है शीतलता के द्वारा क्या होती है ऊष्मा का परिवर्तन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप है कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए आप इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं जिससे आप यहाँ पर गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में जा सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन अर्थात ठोस का बिना द्रव में बदले ही गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन विधि का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अब आगे पे क्रियाकलाप है कि आप अब जो है धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना देखिए यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकला कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। देखिए आपने यहाँ पर देखा होगा कपूर आपके घरों में कि कपूर को जब जलाया जाता है तो द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे कोई गैस अवस्था में कोई पदार्थ है वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उसे निक्षेपण कहा जाता है। फिर आगे पे हेडिंग दी गई है दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है।
किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने पर या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो देखिए, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता, किंतु समीप लाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ए आकृति या चित्र बी आकृति और सी आकृति के द्वारा इसे समझाया गया है, जिसमें पिस्टन को प्रेस करने पर सिलेंडर में जो है कण जो होंगे वो क्या होंगे? समीप आएंगे। फिर दूसरी अवस्था में अगर पिस्टन को और हम प्रेस करते हैं तो और समीप आएंगे। और तीसरी जो अवस्था है, तीसरे चित्र में दर्शाया गया है कि पिस्टन को अगर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं तो जो पदार्थ के कण है वो बहुत अधिक नज़दीक आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। आगे पे दिया गया है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब में अगर परिवर्तन किया जाए तो तापमान को अगर बढ़ाया जाए या घटाया जाए, अर्थात दाब और ताप में परिवर्तन किया जाए तो गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब पर इसे संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM हो जाता है तो ठोस द्रव जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये यहाँ पर दाब में परिवर्तन करके ये बनाया जा सकता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखेंगे बच्चों, आगे पे दिया गया है यहाँ पर, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यहाँ पर देखिए, चित्र के माध्यम से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि पहले इसमें ठोस दिया गया है, ठोस से द्रव में जो है बदलना संगलन कहलाता है, और वापस द्रव से ठोस में जो है प्रक्रिया होती है, अवस्था परिवर्तन को जमना कहते हैं। और द्रव से अगर गैसीय अवस्था में पदार्थ जा रहा है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, और वापस गैस से अगर द्रव में पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है तो उसे संघनन कहेंगे। और गैस से अगर कोई पदार्थ के कण ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और अगर ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो इसे भी ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो तापमान की हमने 2 यूनिट देखा, एक तो केल्विन होती है और दूसरी तापमान की एक यूनिट होती है केल्विन और दूसरी होती है सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस में बदलने की बात की गई है और यहाँ पर जो दिया गया है वो तापमान केल्विन में दिया गया है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए नंबर का आ जाएगा केल्विन में तापमान। केल्विन में तापमान दिया गया है कितना? 300 केल्विन दिया गया है। अगर इसे हमें सेल्सियस में बदलना है तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में दिया गया तो केल्विन वाले टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर देंगे तो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा क्या? सेल्सियस में तापमान। फिर अगला सवाल है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगला टेम्परेचर दिया गया 573 केल्विन, तो यहाँ पर हो जाएगा 573 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में तापमान बराबर हो जाएगा 573 में से 273 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 300 सेल्सियस तापमान निकल जाएगा। अब अगला जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2, उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तापमान पर जल का भौतिक अवस्था क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। 200
250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पर जल में क्या परिवर्तन होगा। ए नंबर का उत्तर देखेंगे यहाँ पर कि हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलने लगता है, तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था या भाप में बदल जाएगा। फिर बी नंबर पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो हमें पता है कि ये जो है जल का क्वथनांक है, अर्थात इस अवस्था में द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों होंगी, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है, तो ये परिवर्तन होगा जल में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की ऊष्मा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो चौथा यहाँ पर प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए एक विधि है कि दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऊपर पे चैप्टर में रीड किया था, समझा था। विधि क्या है, विधि की एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर में आपने चित्र देखा था, उसी चित्र को आप यहाँ बना लेंगे। एक पिस्टन, एक सिलेंडर बना लेंगे जिसके नीचे वाले भाग को कॉक से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। फिर यहाँ पर गैस भर देंगे और ऊपर भी पिस्टन लगा है, पिस्टन को प्रेस करेंगे। पहली अवस्था में थोड़ा कम, दूसरी अवस्था में थोड़ा ज़्यादा करेंगे और तीसरी अवस्था में वायुमंडलीय दाब पर बहुत अधिक पिस्टन को प्रेस करेंगे, तो द्रव के जो कण है वो बहुत अधिक नज़दीक आ जाएंगे और द्रव अवस्था में बदल जाएगा। अब अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, अगला टॉपिक का नेम है वाष्पीकरण। देखेंगे पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे पे देखेंगे बच्चों चैप्टर, आगे देखेंगे इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए वाष्पीकरण की परिभाषा दी गई है, आगे पे दिया गया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है, पॉइंट पहला है कि एक परख नली में 5 ml जल ले, इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल भरकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थिति में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें और बारिश के दिनों में भी इन क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षण लिखें। तो इस प्रकार से आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। क्या क्या रीज़न है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पहला है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। फिर है अगला
तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर अगला है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो जनरली ये उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। फिर है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पर इसे समझाया गया है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो आपने ये जनरली देखा होगा। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह की शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान, देखिए यहाँ पर आगे पे है, यहाँ पर देखिए बोन्स आइंस्टीन कंगन सेट, ये प्लाज्मा की अवस्थाएं, इनके बारे में बताया गया। इसे भी हम पढ़ लेंगे। पहले बचे हुए चैप्टर को रीड हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब अगला है यहाँ पर बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो इस प्रकार इसका रीज़न ये है कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के उत्तर की गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और दूसरा बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। आपने दोनों का कारण देखा। अब यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिया गया था बॉक्स में, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोन्स आइंस्टीन कंगन से ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग का चमक होती है और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो देखिए ये होती है चौथी अवस्था द्रव्य की, प्लाज्मा। 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से जो है BEC तैयार होता है। और www.cam4kids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए गए एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हीं के नाम के आधार पर जो है चौथी अवस्था का नाम रखा गया है, पांचवी अवस्था का नाम द्रव्य की। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर पाठगत प्रश्न दिए गए हैं कुछ। तो पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी या आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका कारण इस प्रकार से हो जाएगा कि घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके या घड़े और शेष बचे हुए जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके या घड़े का जल ठंडा होता है। अब अगला है तीसरा प्रश्न, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल जो है कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों कि गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाती है और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक व आरामदायक महसूस होता है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर पाठगत प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूरे 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए पाठ के लास्ट में कुछ दिया गया है, कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए तापमान की जो है मापक की इकाई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, इसका प्रतीक के होता है। लंबाई की मीटर होती है, इसका प्रतीक स्मॉल m होता है। फिर किलोग्राम की जो इकाई होती है वो केजी होती है, किलोग्राम। भार की इकाई न्यूटन n होता है। फिर आयतन की इकाई घन मीटर होती है और इसका सिंबल या प्रतीक m⁻³ होता है। घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। देखिए यहाँ पर किलोग्राम प्रति घन मीटर दिया गया। ताप की इकाई पास्कल होती है, PA से प्रदर्शित किया जाता है। अब अभ्यास देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए नंबर का है 300 केल्विन। 300 केल्विन को जो है सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो इससे पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो हम आपको बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखेंगे बच्चों इस टाइप से सॉल्व करेंगे आप। देखो केल्विन में तापमान दिया गया है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273।
300 केल्विन वाले तापमान में केल्विन का मान रख देंगे और सेल्सियस वाले तापमान प्लस 273 के बराबर हो जाएगा। फिर टेम्परेचर इन केल्विन सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 273, तो माइनस करने पे 27 या 27 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा, तापमान मिलेगा। इसी प्रकार से 573 केल्विन तापमान को भी जो है इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। देखिए इससे पहले हमने केल्विन में तापमान दिया गया था तो सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना था। दूसरे प्रश्न में केल्विन में इकाई में परिवर्तित करना है और डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया गया, तो इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर वही फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर जो है 273 में इसमें माइनस हो रहा था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 273 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन में टेम्परेचर निकल गया। और बी नंबर वाले सवाल में जो है 373 में 273 दोनों को प्लस कर देंगे तो 646 केल्विन तापमान मिल जाएगा। तो इस करके या फिर यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न दिया गया है आपके अभ्यास में। अभ्यास के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए नंबर का है प्रश्न, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों कि नैप्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है बी नंबर का, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो आप उत्तर देंगे कि इत्र एक वाष्पशील क्या है, द्रव होता है जो तेजी से वाष्प या वेपर्स में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। अब देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। तो चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ए नंबर पे जल है, बी नंबर पे चीनी और सी नंबर पे ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आकर्षण को जो है उनके कणों के मध्य आकर्षण को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे जो है कम जो कहना चाहिए आकर्षण ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में होगी, जल द्रव अवस्था में होगा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आकर्षण होगा। और चीनी ठोस है इसलिए इसमें सबसे अधिक क्या होगा, आकर्षण होगा इनके कणों के मध्य। कारण है कि ऑक्सीजन गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे कि जल में गैसों से अधिक तथा ठोस अर्थात चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है। तो देखेंगे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। ए नंबर पे दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल द्रव अवस्था में होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है जल का। फिर बी नंबर पे है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वह ठोस अवस्था अर्थात बर्फ अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है। तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में अगर आप पानी रखते हैं अगर जल को फ्रीज़र में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी थोड़ी बर्फ बनने लगती है। तो द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही, देखिए हिमांक और गलनांक दोनों ही क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है जल का, या बर्फ का कहना चाहिए जल का। फिर सी नंबर पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री पर
द्रवीय अवस्था अर्थात उबलना या गैसीय अवस्था मतलब वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्या होता है, क्वथनांक होता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6वां है, पुष्टि हेतु कारण दें। ए नंबर का है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, और दूसरा है बी नंबर का, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। ए नंबर का हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। फिर है बी नंबर का, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आयतन और आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है, इसलिए लोहे की अलमारी जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है। लोहे की कोई भी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए, और जो है कमरे का ताप कहना चाहिए या फिर हाँ, कमरे का ताप कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहते हैं जिसे। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7वां है। 7वां प्रश्न है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उत्तर है 273 केल्विन। 273 केल्विन या फिर इसको अगर सेल्सियस में तापमान ले तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणा 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ में 3.34 गुणा 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। कुछ इस प्रकार से है कि उबले हुए या उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो उत्तर होगा कि भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या क्या कहना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, और नीचे पे दिया गया है ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। पहली क्रिया जिसमें ए जो है पदार्थ, इसमें अवस्था परिवर्तन क्या हो रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संगलन या इसे फ्यूजन कहेंगे। फिर दूसरी जो क्रिया है, दूसरे इसमें अवस्था क्या परिवर्तन हो रहा है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बी जो पदार्थ है वह या द्रव्य जो है वो अवस्था परिवर्तित हो रही है द्रव से गैस अवस्था में, इसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन या इवेपोराइजेशन कहेंगे। फिर है तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है कि गैस से जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है, गैस से, यहाँ पर एरो ऐसा बना हुआ है तो द्रव जो है गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, संघनन या कंडेंसेशन कहेंगे। फिर है अगली डी नंबर में क्या हो रहा है कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, देखिए द्रव अवस्था से ठोस अवस्था मतलब जल का बर्फ बनना क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, जमना। फिर है अगला
देखिए अगले में क्या है, ई नंबर की, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए ये ठोस जो है वो डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो रही है, गैस में। तो इस अवस्था परिवर्तन को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहेंगे। फिर अगली अवस्था एफ नंबर में क्या हो रहा है कि गैस से जो है ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहेंगे इसे भी। तो इस प्रकार से हमने चित्र को क्या करा है, चित्रों में जो अवस्था दी गई है उसका नामांकित हमने कर दिया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1 के बचे हुए पार्ट को, जो है पार्ट 2 वाला वीडियो है, इसमें हमने बचे हुए पार्ट को समझा तथा पाठगत प्रश्नों को भी हल किया और अभ्यास प्रश्नों को भी इस वीडियो में हल किया। इससे पहले हमने पार्ट 1 वाला भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने स्टार्टिंग से पेज नंबर 6 तक के चैप्टर को समझाया है और दिए गए पाठगत प्रश्नों के उत्तर भी उस वीडियो में हमने बताया है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।